Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, after we are already start the chapter number 4. The chapter number 4 is the fundamental rights. So, fundamental rights हमने अभी तक देखा कि किस टाइप का किन लोगों को, जैसे कि वुमेन्स है, लीगल राइट्स क्या है, फंडामेंटल्स राइट्स क्या है, वो हमने लास्ट लेक्चर तक देखा था. नाउ द टुडेज टॉपिक इज अनदर राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. सो हमने वुमेन्स देखा था कि वुमेन्स में किस तरह के राइट्स दिए गए हैं. नाउ द स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज द राइट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. यानी कि जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरीज हम जो इसको बोलते हैं, उन लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स provides for the various rights and the protections for the scheduled caste and tributes. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट और द ट्राइब्स को स्पेशल प्रोटेक्शंस दिया गया है. सो देयर older brothers provisions is the same for the both the classes. It means that while the some provisions are separate for the each of the categories, so they have the different categories, so their constitutional rights and the protections can be divided into the subcategories. The first one is the social rights and protections. यानी कि सोशल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस में उन लोगों को कंसिडर करते हैं, राइट्स दिए गए हैं. द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ओबिलाइज्ड एज पर द आर्टिकल 7. यानी कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी हैज़ बीन ओबिलाइज्ड, यानी कि अनटच. Then after the article 23 में कंसिडर किया गया है द प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रेड एंड द फोर्स द लेबर. यानी कि फोर्सफुली हम उन लोगों को काम नहीं करवा सकते. And the last one, according to the article 25, the state is permitted to make the provisions for the opening all the Hindu religions institutions to all the class and the sections of the Hindu religion. यानी कि हिंदू रिलीजन्स में जितने भी जो एक्ट्स है, क्लासेस है, उन सबको उन लोगों के लिए परमिट किया गया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25. एंड द लास्ट वन इज द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट एंड द फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंस एंड द रेसिडेंस प्रोविडेंस फॉर द आर्टिकल 19. यानी कि उन लोगों को कहीं पे भी रहने के लिए या उसको प्रोटेक्शंस के लिए फ्रीडम्स है. सो आर्टिकल 19 इज़ गिवन टू द रिड्यूस टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्टेड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. यानी कि उन लोगों को रहने के लिए कहीं पे भी रह सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके जो पर्टिकुलर कास्ट है या वहाँ पे ही वो रह सके. Then after the educations and the economic rights and protections. So हमारे देश में सबको इक्वली एजुकेशन मिलना चाहिए, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. वो चाहे कोई भी कास्ट का हो, तो उन लोगों को भी इकोनॉमिक और एजुकेशन राइट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज़ द आर्टिकल 46. सो इन द आर्टिकल 46 स्टेट है द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू promote the educations and the economics interstate of the scheduled caste and the scheduled tribes and other valuable sections of the society and the protections them against the social injustice and explorations. यानी कि आर्टिकल 46 में उन लोगों को दरेक
बच्चे को एजुकेशंस मिलना चाहिए एंड इकोनॉमिकली वो अच्छे रहने चाहिए। जैसे कि हमको पता है कि स्टार्टिंग में जब हम नॉर्मल लेबर वर्क करवाते थे तो वो 150-200 रुपये में होता था। नाउ अ डे दे हैव द गिवन टू द 500 रुपीज़। वो क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमिक चेंज होती है उसके हिसाब से वो भी चेंज होता है। अगर कोई नहीं देता है तो उनके अगेंस्ट जस्टिस होनी चाहिए। सो दे हैव ऑल प्रोवाइड्स प्रोविजंस इज प्रोवाइड इन द आर्टिकल 46। देन आफ्टर द आर्टिकल 15 एंड क्लोज 4, सो दिस वन इज empower the state to make the special provisions for the development scheduled caste and tribes। स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इनको प्रोटेक्शंस के लिए। देन आफ्टर द आर्टिकल 15 क्लोज 5 they have the empowers the state to include the private educational institutions in the sense of the educational institutes of the scheduled caste whether they have receiving the assistance from the state or not। यानी कि इस आर्टिकल्स थ्रू इसमें ऐसा दिया गया है कि सभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को एजुकेशंस मिलना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर प्राइवेट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, चाहे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे या ना चाहे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द राइट एंड द प्रोटेक्शंस रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस। सो इन दिस service, the first one is the article 16 clause 2। so in this article cannot be denied the equality of the opportunity in the public employment solely on the base of the caste। यानी कि आप कास्ट के लेके कोई भी इक्वालिटी या कोई भी ऐसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते, सबको जो भी राइट्स है वो मिलना चाहिए। देन आफ्टर द आर्टिकल 16 क्लोज 4A, इन दिस आर्टिकल कंसिडर दैट द स्टेट वाज empowered to provide the reservations with the privilege seniority in the protections of the public service for the scheduled caste and the liberally tribes। यानी कि scheduled tribes, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लोज 4A में ये कहा गया है कि जो रिजर्वेशंस प्रोवाइड उन लोगों को किया है तो सीनियोरिटी वाइज द प्रमोशंस ऑफ द पब्लिक सर्विस, यानी कि उसमें भी प्रमोशंस में वो शेड्यूल कास्ट से अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब करता है या प्राइवेट में जॉब करता है तो उन लोगों को भी प्रमोशंस शेड्यूल वाइज होने चाहिए। देन आफ्टर द आर्टिकल 335, सो इन दिस आर्टिकल द क्लेम ऑफ द शेड्यूल कास्ट विल हैव टू बी टेकन into the account as the administrations and the effectiveness of the administrations are maintained in the public service। यानी कि जो गवर्नमेंट में है उनके लिए भी प्रोविजंस है कि उन लोगों को भी जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो या कोई भी इफ़ेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें उनकी रिजर्व सीट होनी चाहिए। देन आफ्टर द आर्टिकल 320 क्लोज 4, सो इन दिस क्लोज it shall not be necessary to have the discussions with the state public service commissions and the regarding the union public service commissions while the taking into the account the claim of the scheduled caste। so in the public service of the central and state level, तो उनको सेंट्रल लेवल भी और स्टेट लेवल भी दोनों में उनको उनकी जॉब होनी चाहिए। देन आफ्टर द पॉलिटिकल राइट्स एंड द प्रोटेक्शन, अभी हमने देखा कि एजुकेशंस में उन लोगों को राइट्स है, इन सिमिलर वे टू दी पब्लिक सर्विस यानी कि गवर्नमेंट में भी उनके राइट्स है। तो इन सिमिलर वे द सम रिजर्वेशंस आर डन इन द पॉलिटिकल राइट्स एंड द प्रोटेक्शंस। सो इन द एज पर द शेड्यूल्स ऑफ आर्टिकल्स 330
the seat should be reserved in the Lok Sabha for the scheduled caste. Now, in similar with the sections 332, as per these sections, the seat shall be reserved for the scheduled caste in the state legislatures. यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है उसमें जो पॉलिटिकल्स है उसमें भी उनकी जगह होनी चाहिए. देन आफ्टर दी सेक्शन 243D1, so as per the sections, the seat shall be reserved for the scheduled caste in each पंचायत, यानी कि पंचायत में भी उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए. देन आफ्टर द सेक्शन 243D, the clause 4, in these sections the seat of the reservation shall be reserved for the schedules in the chair of each पंचायत, यानी कि जो चेयर पर्सन्स है जो मेन पंचायत में होते हैं वहाँ पे उनको जगह मिलनी चाहिए. सो दीज आर दी शेड्यूल कास्ट राइट्स. नाउ हमने अभी तक देखा द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड नाउ द डिस्कशंस ऑफ द लीगल राइट्स. सो इन द लीगल राइट्स, द प्रोटेक्शंस ऑफ द सिविल राइट्स in Act 1955, so they provide the penalties for the untouchability. Then after the preventions of the Atrocity Act 1989, so in the Atrocity Act means कि हम किसी भी शेड्यूल कास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट. Then after the Minimum Wages Act 1948, so Minimum Wages Act provide for the determinations, the verifications, reservations and the implementation of the minimum wages in the case of the certain employees. यानी कि कोई भी कास्ट हो उनके लिए मिनिमम वेजेस यानी कि जो हम सैलरी बोलते हैं, वर्तर बोलते हैं, वो फिक्स्ड होने चाहिए, मिनिमम वेजेस फिक्स होने चाहिए. Then after the Legal Service Atrocity Act 1987, so in this act provide the free legal aids for the scheduled tribes and tributes. Then after the Central Education Institute Act, then after, so in this act, 2006 provides for the reservations for the scheduled caste and in case of the Central Education Institute. So these are the legal rights. Now the main focus on the rights of the next topic is the right of the backward class. So अभी तक हमने देखा वो था जो रिजर्व कैटेगरीज हम बोलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है उसके बारे में हमने राइट्स देखे. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द बैकवर्ड क्लास, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी आज तक हमको पता है कि गांव में कुछ ऐसे गांव है जो अभी भी ग्रो अप नहीं हुए हैं, तो उनके लिए कौन कौन से राइट्स है. हम जनरली क्या है कि हमको पता नहीं होता है कि भाई इन किन किन को कौन से राइट्स है. सो फर्स्ट वन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 क्लोज 4, the state may make a special provisions for the development of the citizen of the socials and education for the backward class. यानी कि इस सेक्शंस में सभी स्टेट को जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको सिटीजन्स यानी कि सोशल खुद की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए. देन आफ्टर द सेक्शन 15(5) क्लोज 5, in these sections the state has been empowered to make any special provisions for the development of the socially and educationally backward classes in respect of the administrations to their educational institute. यानी कि उनके लोगों को रहने के लिए जगह, रिस्पेक्ट एंड बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए. Then after the section 16 clause 4, in these sections the state may be
the state make provisions for the reservations in the appointment for the any backward class who do not have the sufficient representations in the public service. यानी कि उनका जो भी टाइप का वर्क है, अच्छा या जो भी टाइप का वर्क है, बट उनको गवर्नमेंट में जॉब की प्रोविजंस होने चाहिए. देन आफ्टर द सेक्शंस 164 clause 1. So according these sections, the appointment tribal welfare minister in the Chhattisgarh and Madhya Pradesh and Odisha may be given the additional charge for the welfare of the backward class. वेलफेयर मीन्स के जब जो कोई गवर्नमेंट में जॉब करता है और अदरवाइज जो पहले के जो लोग थे, जो प्राइवेट में भी क्या होता है कि उनके रिटायर्ड होने के बाद जो पैसे देते हैं, ठीक है, उसमें एडिशनल देते हैं, उसकी है. देन आफ्टर द सेक्शंस 338. सो इन दिस सेक्शंस clause 10, the national scheduled caste committee will have to do the same functions for the backward class that it does. यानी कि जो शेड्यूल कास्ट में जो रिजर्वेशंस कैटेगरीज है वही इसमें होनी चाहिए. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. नाउ द लीगल राइट्स. सो फर्स्ट वन इज द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्ट 2006, जैसे ही हमने बैकवर्ड क्लास में देखा. एंड द सिमिलर वे द नेशनल कमीशंस फॉर द बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993. In this act, the provides for the national backward class commissions, and these commissions examine the requirement of entering into the list of the other backward class of the one's class for the purpose of the reservation. So जो रिजर्वेशंस है उसमें जो नए कौन से है, ऐसी एक कमेटी होती है कि जो बैकवर्ड क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी ऐसे लोग हैं जो अभी भी बैकवर्ड में है, तो उसके ध्यान रखते हैं. So these are the right of the backward classes. Now the discussion of the rights of the minorities. So basically we know that the right of the minorities, the religious minorities and the legislative minorities. So it is the important to note that the definitions of the ministry in the constitution is not given justice. So some provisions in the constitutions are given the uniformly for the religions and the legislative ministries, while some provisions are for the legislative minority only. So let's the study in the separately. So we can discuss the religion minorities. So the first articles 29 clause 2, according this, the no citizen shall be barred from the admissions on the basis of the religious, so caste or the language in the state or in the education institute assigned by into the state. यानी कि जो भी रिलीजियंस है उस बेसिस पे किसी को एडमिशन्स या उस बेसिस पे लैंग्वेज बेसिस पे हम किसी को रिजेक्शंस नहीं कर सकते. Then after the article, first one is the article 2, then after the article number 1. So one is citizens have the rights to protect any group which have its the own language. Then after the article 31, which one gives the right to establish and run a religions and legislative ministry and the educational institutions of their choice. Then after the article 13(1)(a), which provide the amount of the compensations determined by the state for the compulsory acquisitions of any properties of the minority educational institute, cannot limit the authority on this institute, यानी कि लिमिट नहीं रख सकते. Then after the article 13(2), so while the assigned the state educational institute is related these articles, the no educational institute can be discriminated on the basis of the reason that it is under the management of the religious or the political minor.
political minorities. So these are the consider, and the last one is the Article 1 clause to the recognize the right to declare the religious behalf or the scheme and to carry it along. Then after the legislative minorities, so first one is according to the Article 347, when the President is satisfied by the demand that a good portions of the state populations wise that are the language spoken by him is recognized by the state. So the President may direct the language to be recognized as the official language of the state. यानी कि जो ऑफिशियल स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है उसको कंसिडर करना पड़ता है. देन आफ्टर द आर्टिकल 350, so every person has to right to make the presentation in any language used in the state in this matter before any union official or authority of the state for resolving any dissatisfactions. यानी कि ये जो है ये क्लोज जनरली इसमें होता है कि कहीं लोग कोई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और वो अगर जो हमारा स्टेट है गुजरात है तो गुजराती में दे सकता है. देयर आर नो एनी प्रोविजंस कि उनको इंग्लिश में, अगर यहाँ पे से जाके आप तमिल में जाते हो तो तमिल में ही उनको केस को अपना चलाना पड़ता है. तो इन दिस आर्टिकल यू कैन डू approve the every language to consider as a government. So according to the Article 350A, every local authority in the every state and the state will have to be strive to provide the adequate facilities for the educational or the children's for the minority legislating minority groups. तो उनके लिए एजुकेशन प्रोविजंस होना चाहिए. देन आफ्टर द आर्टिकल 350B, इन देयर शैल बी द स्पेशल ऑफर फॉर द लेजिस्लेटिंग माइनॉरिटी फॉर द लेजिस्लेटिव हु शैल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स. यानी कि इस प्रोविजंस में उन लोगों को अथॉरिटी दी जाती है, जैसे हम वोट करने जाते हैं वो तो वो भी वोट कर सकते हैं. सो दीज आर दी minority rights. So these are the constitution's right. The legal rights is the National Commissions for the Minority Education Act 2014. जैसे ही हमने रिजर्व कैटेगरी के शेड्यूल कास्ट की जो कमेटी थी वैसे ही यहाँ पे भी कमीशंस होता है फॉर द माइनॉरिटीज़. एंड द सेकंड वन इज़ the minority commissions established in the year 1998 by the National Commissions for the Minority Act 1992. So these are the minority rights. Now we can discuss about the main fundamental provisions, main fundamental rights. So the first one is the right to equality. So first is the right to the equality, which one article is 14 to 18. So right to equality is the first fundamental rights which brought the end of the untouchability. यानी कि 14 to 18 में वो होता है. So in the article 14 represent the idea of equality which state that the shall not deny to any person equality before the law or the equal protections of the law within the territory of India. So in these articles given the equality of the all persons do not compared with each other person. So the equality before the laws is the guaranteed to the all without the regard to race, color or nationality. So this one is considered in the article 14. Then after article 15, the no discriminations on the ground of the religion, race, caste, sex or place of birth.
यानी कि इन दिस आर्टिकल यू नॉट कंसिडर एनी रिलीजियंस बेस, देन एनी कास्ट बेस, देन सेक्स बेस और जेंडर बेस और बर्थ प्लेस. So in this article state that the shall not the discrimination, यानी कि आप हम कहते हैं ना कि इसको नहीं बुलाना है, जैसे तड़ छोड़ते हैं because of their particular religions and caste and birth and genders. So these are the considered in these provisions. So discrimination against any citizens on the ground only of the religions, caste, genders, then place of birth or any of them will not be subject to any disability, liability, restrictions or the conditions. So nothing in this article shall prevent the state from making any special provisions for the women and children. Then after the article 16 is given to the equality of the opportunity in the public employment, यानी कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए ये प्रोविजंस है. So in the article 16 state that the no citizen shall on grounds only of the religion, race, caste, sex, descent, then place of birth, residence or any of them be ineligible for the discrimination against in respect of any employment or the office under the state. यानी कि अंडर द स्टेट कोई भी कास्ट वाइज या जेंडर वाइज या किसी भी तरह के रेसिडेंशियल वाइज आप उसको बाइफिकेशन नहीं कर सकते. देन आर्टिकल 17 इज ऑब्लिगेशंस ऑफ द अनटचेबिलिटी. सो आर्टिकल 17 इज सेज दैट द oblige the untouchability and the forbids its the practice in any form. Untouchability refers to a social practice that look down upon the certain classes account of their birth and make any discrimination against them this ground. So the best example you can see here, there are taking up one class and the one student is sit distance from the other students. So आप ये नहीं कर सकते क्योंकि कई लोग ऐसे मानते हैं कि वो अछूत है या लोअर कास्ट है या गर्ल्स है. तो यू कैन डू नॉट दिस बिकॉज देर आर दी नो एनी प्रोविजंस फॉर दी अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन आफ्टर द आर्टिकल 18 द ऑब्लिगेशंस ऑफ टाइटल. सो इन दिस प्रोविजंस ऑल द टाइटल्स एंड द प्रोहिबिट्स द स्टेट टू कन्फर्म द टाइटल्स ऑन एनीबडी वेदर द सिटीजन्स और नॉट सिटीजन्स. यानी कि उनको उनका जो जैसे कि हमारे पास आधार कार्ड है, सो वैसे ही सबके पास होने चाहिए, वो सिटीज़न हो या ना हो. यानी कि अगर गुजरात का हो या ना हो पर उसको अथॉरिटी है. सो हाउ एवर द माइनर मिलिट्री एंड द एकेडमिक डिस्ट्रियस आर द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशंस. नाउ the next one is the right to freedom, and right to freedom is considered the act is 19 to 22. The first one, the article 19, the right to freedoms. So in this article, right to freedom guarantee to the citizens of the Indian the 6 fundamental freedoms. The first one is freedom for speech and expressions. आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि ये आज़ाद देश है, कुछ भी बोल सकते हैं. सो दिस आर दी राइट टू द फ्रीडम्स. देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, देन फ्रीडम टू फ्रॉम द एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू रेसी एंड टू सेटल रेसिडेंस और सेटल. द लास्ट वन इज द फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस, ट्रेड और बिजनेस. So there are the total 6 freedom rights of the India. Then after the article 20, the protection in respect of the convictions for offence. So in these provisions provides the protection against the arbitrary and the excessive punishment for the any person who commit any crimes. यानी कि जो भी क्राइम्स करता है उसके लिए पर्टिकुलर क्राइम के लिए पर्टिकुलर पनिशमेंट होनी चाहिए, नॉट टू एक्सेस. सो दिस आर्टिकल हैज़ टेकन केयर ऑफ द सेफ गार्ड द राइट ऑफ द पर्सन अकोज्ड ऑफ द क्राइम
So moreover, these articles cannot be suspended even during the emergency in the operations under the Article 359. Then after the Article 21, the protections of the life and personal liberties. So in these articles state that no person shall be disposed of his life or the personal liberty except according to the procedure established by law. So however, the Article 21 puts a limit on the power of the state given under the Article 246 and with the legislative list. So thus Article 21 does not recognize the right to life and the personal liberty as a absolute right but the limit the scope of the right itself. यानी कि प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Then after the Article 22, the safeguard against the arbitrary arrest and detentions. So in these articles, the guarantee to the right of the even persons who is arrested to the inform of the case of his arrest, and secondly his right to consent and to be a defense by a lawyer of his choice. यानी कि यहाँ पे फ्रीडम है, अगर कोई गुनहगार है और अरेस्ट होता है तो उसको अपने हिसाब से डिफेंस के लिए लॉयर चूज कर सकते हैं. एंड थर्ड वन, एवरी पर्सन्स अरेस्ट एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विथिन द पीरियड ऑफ द 24 hours and shall be kept in the continued custody only with his authority. यानी कि अगर किसी को गुनहगार को पकड़ते हैं तो उनको उसके नज़दीक में जो भी मिनिस्ट्री यानी कि जो भी जज है रिलेटेड दिस, उनको जाके कस्टडी लेनी पड़ती है बिटवीन दी 24 hours. वो हम मूवीज़ में देखते हैं कि उसको ले गए अपनी खुफिया जगह में, ऐसा नहीं हो सकता. There are no any provisions in the constitutions. Then after the right against the explorations. So this one is the two articles 23 and 24. Article 23, it prohibited the traffic in human being, women, children, beggars or other forced labor militate against the human dignity. And the Article 24 is given, it prohibits the employing the children below the age of the 14 years in any hazardous professions. These rights follow the human rights concept and the United Nations norms. So these are the traffic based rights. Now the right to freedom of religious, this one is considered the Article 25 to 28. So Article 25 and 26 is it present the principles of the religious tolerance and the sought to emphasize the cellular nature of the Indian democracy. For example, the equal the respect to all the religions. Then after the Article 25 is it offer the freedom of the conscience and the free professions, practice and the propagations of the religious. Then after the Article 26 is explain the help to manage the religious affairs which is subject to the public order, morality and the health and every religious denominations or any sections. Then after the Article 27, it provides the freedom not to pay the tax for the religious expense on the promotions or the maintenance of any particular religious. यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस को मेंटेन करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं दे सकता है, यानी कि टैक्स नहीं लग सकते. एंड द आर्टिकल 28 इट prohibits the religious instructions in educational institutions wholly maintained by the state. यानी कि अगर आप कोई भी रिलीजियंस के हैं तो आप वो एजुकेशन खोल के आप फोर्सफुली स्टूडेंट को या किसी और को फोर्सफुली कुछ वो रिलीजियंस एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह सकते. इन आर्टिकल 27 ये जो टैक्स की बात है रिलीजियंस में,
मैं आपको बता दूं कि ऋतिक रोशन की मूवी थी जिसमें वो किंग था, और उसमें हमने देखा था कि उस मूवी में क्या बोलते हैं कि मंदिर में जाने के लिए हमको टैक्स देना पड़ता है, तो वो रिलीजन टैक्स है, तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। जुदा अकबर, मूवीज नेम इज जुदा अकबर। देन आफ्टर द राइट टू माइनॉरिटीज, द कल्चर्स एंड द एजुकेशंस। So the articles considered in this article is 29 and 30. So in the article 29 is provide the protections of the interested of the minorities, and a minorities community can effectively concern it is the language, script or culture by and the educational institute. And the article 30 is cover, it state that the right of the minority, whether the based on the religions or the language, to establish and administer educational institutes. So in the articles, based on the articles, the 44th amendment has abolished the right to property as the fundamental rights guaranteed by the articles 19F and article 31 of the constitution. So it is now only the legal rights under the article 300A gives the protections against the executive actions but not against the legislative actions. So these are the right of the minorities. Then after the article 32, the right to constitutional remedies. So in the article 32, it allows the Indian citizens to approach the Supreme Court or High Court to protect their fundamental rights. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में सिटीज़न को अगर अपनी जस्टिस नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं फॉर दी फंडामेंटल राइट्स के लिए, हक के लिए. सो द इन दिस रिटन मीन्स द लीगल document is writing and following the types. The first one is the right of habeas corpus. So in this it means to have the body, यानी कि उसका मतलब है body of the constitutions. So it is made when the person is detained or arrested without the proper their justifications. अगर किसी को भी अरेस्ट करते हैं विदाउट एनी रीजन होने बिना, so these are the considered as a rights. Then after the right to handmaids. So it means that the command or order. Mandaments means the command or order. So in this command order, it is the command issued by the Supreme Court or High Court to any persons, corporations, inform the court, public authority or government who has the perform their duty but who fails to do so. यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसकी जो ड्यूटी है वो नहीं करते हैं, तो उनको कमांड और ऑर्डर देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. हम जानते हैं कि जैसे कि अभी मास्क का है कि विदाउट वियरिंग द मास्क दे हैव टू कंपल्सरी वर्क इन द COVID-19, बट सुप्रीम कोर्ट इज गिवन द स्टे बिकॉज दिस इज द वेरी डेंजरियस फॉर द एनी पर्सन्स. देन आफ्टर द राइट टू prohibitions. So here the prohibitions command is issued by the Supreme Court or High Court to an inferior court or tribunal court to refrain from the doing something which is about to do. So it is based on the principle that prevention is better than the cure. Right of the additions. So the right of the additions means to be certified.
or to be more fully informed of, यानी कि किसी को सर्टिफाइड करना है तो so it can be issued by the Supreme Court and High Court to the inferior court or any authorities whenever any authorities of the court. The first one is the has a base of the jurisdictions, then has the act without authority, has violence principle of natural justice, and the last one is the right of right side, यानी कि co warranto. It means that what is your authority. So in this case, this right the present persons from the continuous in the public office who has a wrongfully aspect of the office, यानी कि जो भी हम गवर्नमेंट ऑफिस में है और कुछ गलत होता है तो उसकी अथॉरिटीज़ क्या है उसकी बात है यहाँ पे. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू protect the fundamental rights of the citizens even against the private bodies and can also award the compensations to the affected individuals. So these are the fundamental rights. If any questions regarding this topic, you can call me. If any query regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.